दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके सवाल का जवाब उसी वक्त आपके कमेंट में रिप्लाई करके दे दिया जाएगा। जी हाँ, तो जो भी आपका सवाल है अभी आप कमेंट कीजिए और तुरंत आपको रिप्लाई में जवाब मिल जाएगा। तो जब तक चलते हैं पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ की ओर। दोस्तों बिहार न्यूज़ में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी को लॉन्च किया है। इसके तहत 30 जून 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने पटना में उद्योग विभाग को लेकर के लेदर टेक्सटाइल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को लेदर और टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी की जा रही है। हमारी शुरू से ही कोशिश है कि बिहार में उद्योग को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि हमने 2006 में ही उद्योग नीति बना ली थी। कपड़ा चर्म उद्योग लगाने पर अनुदान मिलेगा, साथ ही बिजली बिल और निर्यात पर भी सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने उद्योगपतियों से आग्रह करते हुए कहा है कि बिहार में आकर के काम कीजिए, जो सुविधा चाहिए वो मिलेगी। बिहार के लोगों को बाहर जाकर के काम करने की जरूरत नहीं होगी। समाज के हर वर्ग के लिए हमने विकास की नीति बनाई है। दोस्तों बात करते हैं कि वेतन भुगतान का इंतजार कर रहे बिहार के हजारों शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। नीतीश सरकार ने तकरीबन 42,000 नवनियुक्त शिक्षकों के बकाये वेतन का भुगतान करने की घोषणा की है। यह छठे चरण के तहत नियुक्त हजारों की तादाद में शिक्षक महीनों से वेतन भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। अब जाकर के बिहार सरकार ने उनके वेतन भुगतान को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। बिहार के नवनियुक्त हजारों शिक्षकों के इंतजार को खत्म करते हुए सरकार ने बकाया सैलरी देने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि महीने से वेतन का भुगतान नहीं होने से शिक्षकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार से कई बार सैलरी देने की मांग की जा चुकी थी, अब जाकर के उनका इंतजार खत्म हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में इस साल के अंत तक 5G नेटवर्क लॉन्च हो सकती है। 5G के आने से पहले 6G पर चर्चा शुरू हो गई है। हाल ही में 6G को लेकर के नोकिया के सीईओ ने काफी बड़ी भविष्यवाणी की है। यह नोकिया के सीईओ का मानना है कि साल 2030 तक 6G कमर्शियल बाजार में लॉन्च हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ 6G पर ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन के भविष्य को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। नोकिया के सीईओ का मानना है कि साल 2030 तक स्मार्टफोन रिलेवेंट नहीं रह जाएंगे। हालांकि स्मार्टफोन का वजूद खत्म नहीं होगा, बल्कि लोग किसी और फॉर्म में इसे यूज करने लगेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं और इस बीमारी का दवा या वैक्सीन खोजने की कोशिश पिछले कई सालों से की जा रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। लेकिन अब कोलोरेक्टल कैंसर की एक नई दवा ने शोधकर्ताओं को उस वक्त चौंका दिया जब पता चला है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कैंसर से प्रभावित सभी मरीजों से कैंसर का वायरस गायब हो गया। यह दवा यूके के एंडोमेट्रियल कैंसर के इलाज के लिए पहले से ही स्वीकृत किया गया है। उसने न्यूयॉर्क में मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में क्लिनिकल ट्रायल के दौरान उम्मीदों की सभी सीमा रेखा को तोड़ दिया है। यह रिपोर्ट के दौरान ये क्लिनिकल ट्रायल अस्पताल में भर्ती 18 कैंसर मरीजों के ऊपर किया गया था और नतीजे में पता चला है कि दवा लेने के बाद डॉक्टरों को सभी 18 में से 18 मरीजों के शरीर में कैंसर के लक्षण नहीं मिले। हालांकि 18 मरीजों का ये सैंपल साइज छोटा जरूर है, लेकिन फिर भी इसके नतीजे इस जानलेवा बीमारी के इलाज की दिशा में गेम चेंजिंग माना जा रहा है और पूरी संभावना बन गई है कि इस दवा को कैंसर बीमारी की अस्थायी इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको भी मोबाइल फ़ोन में ऐसा मैसेज मिला है कि सरकारी योजना के तहत आपके खाते में 2,67,000 रुपये जमा किए जा गए हैं तो सावधान हो जाइए। जी हाँ, दरअसल सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि सरकारी योजना के तहत बैंक खाते में 2,67,000 रुपये क्रेडिट किए जा रहे हैं आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। अगर ऐसा कोई भी मैसेज आपको मिला है तो फिर तुरंत आप सावधान हो जाइए। सरकार ने इस मैसेज को फर्जी बताया है और इससे सावधान रहने के लिए कहा है।
जब सरकारी संस्थान प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी ने मोबाइल पर मिले इस मैसेज को फर्जी बताया है। पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक के दौरान ट्वीट में इस मैसेज को फर्जी बताते हुए बचने की सलाह दी है। पीआईबी ने कहा है कि सरकार के नाम पर इस तरह के धोखाधड़ी वाले मैसेज से सावधान रहें। सरकार ने इसे स्कैम अलर्ट के नाम से चेतावनी जारी की है। जब पीआईबी के ट्वीट में कहा गया है कि भारत सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही है और इस तरह के मैसेज से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब किसान अलग अलग तरह की खेती का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि किसानों की कोशिश कामयाब भी हो रही है। जब बिहार में सेब की खेती की खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जब बिहार में भी सेब की खेती को बेगूसराय के रहने वाले किसान अमित कुमार ने मुमकिन कर दिया, जहाँ मुमकिन कर दिखाया है। जहाँ उन्होंने साल भर पहले 40 से 45 डिग्री तापमान पर उगाए जाने वाले सेब की खेती की थी। इसी तरह बेगूसराय के ही मंझोल गाँव के युवा किसान एकलव्य ने ऑस्ट्रेलियन ब्रीड की स्ट्रॉबेरी की खेती पर कामयाबी हासिल की है। जब बिहार में सेब और स्ट्रॉबेरी की कामयाब खेती के बाद अब बगहा के रहने वाले किसान विजय गिरी मैजिक धान की खेती करके सुर्खियां बटोर रहे हैं। जब मैजिक धान की खेती करके विजय गिरी ने एक नई पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि असम के ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर मौजूदा द्वीप में मैजिक धान की खेती की जाती है, लेकिन अब बिहार के किसान विजय गिरी अपने गाँव हरपुर सोहसा में इसकी कामयाब खेती कर रहे हैं। जहाँ मैजिक चावल में अन्य चावल के मुकाबले में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है। जब विजय गिरी बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होने की वजह से मैजिक चावल शुगर फ्री है और इस चावल का इस्तेमाल शुगर के मरीज भी कर सकते हैं। किसान विजय गिरी अब मैजिक चावल का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं ताकि किसान इस चावल की अहमियत समझे और इसकी खेती करे, क्योंकि धान की पैदावार जितनी बढ़ेगी किसानों को उतना मुनाफा भी होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने दिल्ली से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जब गुप्त सूचना के आधार पर ईओयू की टीम एक सप्ताह से दिल्ली कैंप कर रही थी। रविवार को बुराड़ी थाना के अंतर्गत संत नगर से अभिषेक त्रिपाठी, महेश पूर्वे और नवीन कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभिषेक उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद थाना के अंतर्गत भेटवा का रहने वाला है, जबकि महेश और प्रवीण मधुबनी के यानी कि बिहार के मधुबनी जिला के बिस्फी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाहस रुपोली के रहने वाले हैं। तीनों को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया गया है, जहां इनसे पूछताछ की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लखीसराय में एक महिला के साथ दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। जब पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना से आहत महिला अफसाना खातून न्याय के लिए दर दर भटक रही है। उसने अपने पति मोहम्मद मुमताज़ और ससुराल पक्ष के 10 लोगों के खिलाफ लखीसराय थाना में बीते 11 मई को केस दर्ज कराया था। यह घटना के 20 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक नामजद आरोपियों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। इस संबंध में एसएसपी सैयद इमरान मसूद ने घटना में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद भी स्थानीय थाना पुलिस इस मामले में गंभीर नहीं है। पीड़िता के परिवार वालों का कहना है कि अफसाना उनकी इकलौती पुत्री है, जिसके कारण उनके ससुराल वालों की नज़र पीड़िता की संपत्ति पर है। यह संपत्ति को हड़पने की नीयत से अफसाना के पति और उसके परिवार वाले लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। ये मामला लखीसराय थाना क्षेत्र के ओफापुर गांव का है। जब 3 साल पहले 2019 में 21 साल की अफसाना की शादी गाँव के ही मोहम्मद जैनुद्दीन के पुत्र 28 वर्षीय मोहम्मद मुमताज़ से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से अफसाना को दहेज प्रताड़ना के लिए परेशान किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप ई श्रम कार्ड धारक हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से दूसरी किस्त जल्द ही आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। अगर आप अभी तक ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो फिर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें और सरकार की तरफ से चलाए जा रहे योजना का लाभ उठाएं। साथ ही और भी कई सारी लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड धारक को इस महीने यानी कि इसी महीने जून में ही दूसरी किस्त का पैसा भेज दिया जाएगा। सरकार की तरफ से चलाए जा रहे इस योजना में सिर्फ आपको 500 रुपये का अनुदान ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि और भी बहुत सारे आपको फायदे इस योजना के माध्यम से दिया जा रहा है, जो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। यह ई श्रम कार्ड के तहत केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तरफ से असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अगर आप इस योजना के बारे में और भी विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप केडीबी लाइव की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और इस वेबसाइट का नाम है www.kdb
KDBTV.com। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप इस योजना के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के बारे में KDBTV.com पर पूरे विस्तार से आर्टिकल लिखी गई है। आप उस आर्टिकल को पढ़िए और सरकार के द्वारा दिए जा रहे योजना का लाभ उठाइए। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो फिर आप वीडियो के माध्यम से इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहां वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से क्लिक कीजिए। एक क्लिक में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक, शॉर्ट फॉर्म में इसे PMCH कहा जाता है, जहां इन दिनों चर्चा में है। चर्चा की वजह है यहां पढ़ाई के लिए आए नर्सिंग स्टूडेंट की भूख हड़ताल। जहां PMCH में GNM की पढ़ाई करने आई नर्सिंग स्टूडेंट 15 दिनों से हड़ताल पर है। जहां पिछले 4 दिनों से इनकी ये हड़ताल भूख हड़ताल में बदल गई है। जहां कई छात्रों की हालात भी गंभीर है। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर GNM स्टूडेंट PMCH चलाया जा रहा है। GNM नर्सिंग 3.5 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है। जब 12वीं पास कर चुके स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है, जब फिर मेरिट के हिसाब से कॉलेज मिलता है। जब बिहार की राजधानी पटना में स्थित PMCH में इन्हीं स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है जिनकी रैंक अच्छी होती है। ये तो हो गई एडमिशन की बात। अब सवाल यह है कि आखिर राज्य के यानी कि बिहार के सबसे नामचीन कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ये लड़कियां हड़ताल पर क्यों बैठ गई है? तो इन सवालों का जवाब इन छात्रों से जानते हैं। इन छात्रों का कहना है कि PMCH GNM नर्सिंग की 200 छात्रों का हॉस्टल खाली करवा रहा है और उन्हें करीब 40 किलोमीटर दूर राजा पार्क में स्थित नए हॉस्टल में जाने के लिए कह रहा है, जहां नर्सिंग स्टूडेंट PMCH के इसी फैसले का विरोध कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि पलामू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव पुराने मामले में हाजिरी लगाने के लिए गए थे, जहां कोर्ट में सुनवाई के दौरान 6000 रुपये का जुर्माना लालू प्रसाद यादव को लगी और इसी के साथ वह मुकदमा खत्म हो गया। जहां लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने पलामू से उड़ान भर करके सीधे पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वह 10 सर्कुलर रोड पहुंच गए। लालू प्रसाद यादव सुबह सुबह कोर्ट में हाजिरी लगाए, जहां कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के ऊपर आर्थिक दंड लगाने के साथ इस मामले को खत्म कर दिया है, जिससे लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव पलामू से ही उड़ान भर के सीधे पटना एयरपोर्ट पहुंच गए। आपको बता दूं कि चुनाव प्रचार के दौरान लालू प्रसाद यादव ने निर्धारित जगह पर हेलीकॉप्टर नहीं उतार करके सीधे चुनावी सभा में हेलीकॉप्टर उतारा था, जिस पर धरना स्थल पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने लालू प्रसाद और पायलट पर शिकायत दर्ज कराई थी। जहां अब उसी मामले में लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद केस खत्म होने के बाद लालू प्रसाद यादव पटना लौट गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों बच्चे अब स्नातक पास करने वाली करीब 20,000 छात्रों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। जहां स्नातक पास होने वाली इन छात्रों की बड़ी राशि इनके खाते में भेजी जानी है। जहां 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले बच्चों को पुस्तक क्रय के लिए राशि 15 जून के बाद उनके खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। जब फिलहाल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक असंगबला चुम्बा आओ ने 15 जून तक मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर नामांकित 100% बच्चों के डाटा की एंट्री अनिवार्य रूप से करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। बिहार के स्कूल में फिलहाल गर्मी की छुट्टी चल रही है। जब तक किताब की राशि खाते में आ जाएगी तब तक स्कूल खुलने लगेंगे। जहां चालू शैक्षणिक सत्र में नामांकन 1,34,00,000 छात्रों को पुस्तक क्रय हेतु उनके खाते में राशि भेजी जाएगी। जहां इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को 416,23,00,000 रुपये उपलब्ध कराए हैं। जहां मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर नामांकित बच्चों के डाटा की एंट्री इसलिए कराई जा रही है ताकि ड्रॉप आउट होने वाले बच्चे की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में गांधी सेतु की पूर्वी लेन के उद्घाटन कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान केंद्र सरकार से बिहार में इथेनॉल उत्पादन पर कोई सीमा निर्धारित नहीं करने और फिर बिहार को जितना हो सके उत्पादन करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। जहां CM नीतीश कुमार ने कहा है कि एक बार सीमा से छूट मिलने के बाद बिहार न केवल ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर होगा बल्कि देश की इथेनॉल की जरूरत को भी पूरा करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देने के वाले राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने नितिन गडकरी को बिहार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उनके सभी प्रयासों में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने साल 2007 में केंद्र को इथेनॉल बनाने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे तत्कालीन सरकार ने ठुकरा दिया था। जब उस समय बिहार सरकार को इथेनॉल उत्पादन से संबंधित 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव मिला था। CM नीतीश कुमार ने कहा है कि अब वर्तमान सरकार ने राज्य के यानी कि बिहार
के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आश्वासन दिया है कि बिहार इतनी मात्रा में एथेनॉल का उत्पादन करेगा कि देश में एथेनॉल आधारित ऊर्जा की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले नए महात्मा गांधी सेतु को लेकर के बिहार में जुबानी जंग शुरू हो गई है। दरअसल केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं सीएम नीतीश कुमार ने हाजीपुर में मंगलवार को नए महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया। लोकार्पण समारोह को पूरी तरीके से एनडीए का सफर कार्यक्रम बना दिया गया, जिसमें विपक्ष के लिए स्थान नहीं थी। जब मुख्य विपक्षी दल आरजेडी इसी बात से खफा हो गई है। आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार इस सरकारी समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को क्यों नहीं न्योता दिया गया। आरजेडी ने दलील दी है कि जब महात्मा गांधी सेतु के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ था उस समय तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री थे, तो इस हैसियत से उन्हें भी लोकार्पण समारोह में बुलाया जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि ये बहुत दुखद मामला है कि महात्मा गांधी सेतु का एक भाग तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में पड़ता है। महात्मा गांधी सेतु के जीर्णोद्धार में तेजस्वी यादव का अहम किरदार रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक संवेदनशील पद है तथा मंत्री के बराबर माना जाता है। इसके बाद भी उन्हें साधारण विधायक के रूप में आमंत्रित किया गया, ये निंदनीय है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मधुबनी से सामने आ रही है, जहां एक सोने चांदी व्यवसाय के घर से 10 लाख से ज्यादा की डकैती की खबर सामने आ रही है। बताया जाता है कि बीते देर रात्रि तकरीबन दर्जन की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसाय के घर में प्रवेश करके सोना चांदी व्यवसाय और उसके परिवार को कब्जे में ले लिया। ये घटना जिले के दलहनिया थाना क्षेत्र के महथा नौटोली गाँव की है, जहाँ अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जब इसका विरोध किया गया तो फिर विरोध करने पर स्वर्ण व्यवसाय को मारपीट करके घायल कर दिया। इस दौरान डकैतों ने तकरीबन स्वर्ण आभूषण सहित 10 लाख से अधिक की संपत्ति लूट करके फरार हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के औरंगाबाद जिला में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जहां इसका शिकार होकर के करीब 45 लोग बीमार हो गए हैं। मामला गोह थाना क्षेत्र के हथियारा पंचायत के ओरियानी गांव की है। यहां एक तिलक समारोह में खाना बनाने के बाद लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके बाद सबों को OCHP लाया गया, जहां शुरुआती इलाज के बाद उन्हें औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जाता है कि 10 लोगों की हालात गंभीर बनी हुई है। दरअसल रात सदर प्रखंड ओरा गाँव से लड़की वाले तिलक लेकर के ओरानी गांव के अमरिंदर कुमार महतो के यहां पहुंचे थे, जहां तिलक समारोह में आए मेहमानों को नाश्ते के बाद भोजन कराया गया। खाना खाने के कुछ देर बाद ही लोगों को सर दर्द, उल्टी, दस्त होने लगी। लोगों के अचानक बीमार पड़ने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। सभी को इलाज के लिए PMCH ले जाया गया, जिसके बाद वहां से 10 लोगों की स्थिति गंभीर को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 की ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। इसे राजधानी पटना से शुरू किया गया है, जब पुलिस रेडियो मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम में कर्मी अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे हैं, जहां अब लोगों को इमरजेंसी होने पर दूर नहीं जाना होगा, बल्कि उन्हें सिर्फ एक डायल से ही पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और ट्रैफिक से जुड़ी सेवा मिल जाएगी। ट्रायल के तौर पर शहरी क्षेत्र में डायल 112 की 30 इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स दौड़ रही है, जहां इन गाड़ियों में GPS और रेडियो सेट जैसी कई सुविधाएं हैं। ट्रायल के दौरान सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले को लेकर के कॉल आ रहे हैं, जहां इस सेवा से लोगों को काफी राहत मिल रही है। आपको बता दें कि डायल करने के बाद 15 मिनट में ही गाड़ी पहुंच जाएगी। इसके लिए 25 मिनट का रिस्पांस टाइम है। 60 गाड़ियों पर रोजाना 3 शिफ्ट में जवान गश्त करेंगे, जहां 100 से ज्यादा पदाधिकारी और जवानों को अतिरिक्त रखा जाएगा। जहां 90 फोन लाइन 3 शिफ्ट में 270 महिला जवान काम करेगी। जहां स्मार्ट गाड़ी में भी लोगों को कई व्यवस्था मिल पाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में निर्भया कांड जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। यहां चलती बस में नाबालिग लड़की के साथ कई लोगों ने मिलकर के गलत काम किया है। ड्राइवर, खलासी और कंडक्टर ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खलासी और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ड्राइवर अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक बस बेतिया बस स्टैंड से पटना की ओर जा रही थी। इसके बाद बाईपास रोड पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, जब पुलिस ने लड़की की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि कंडक्टर और खलासी ने पटना ले जाने की बात कहकर के उसे बेतिया बस स्टैंड पर बिठाया गया था। इसके बाद वे बस को बाईपास रोड पर ले गए, जहां आरोपी ने उसे पेय पदार्थ में नशीली दवा मिलाकर दी गई, जिसके बाद लड़की बेहोश हो गई। इसके बाद ड्राइवर, खलासी और कंडक्टर ने बारी बारी से लड़की के साथ गलत काम किया। लड़की ने बताया है कि उसे बस में बंद करके तीनों फरार हो गए। जहां होश में आने के बाद लड़की बस से बाहर आई और राहगीरों को पूरी वारदात बताई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस लड़की को अपने साथ ले गई।
जहां लड़की की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खलासी और बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना की घोषणा के साथ ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। जब भाजपा ने बिहार में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों का मसला उठाया है, अब सहयोगी जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने इस मसले पर बीजेपी को चुनौती दे डाली है। जब गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि बिहार में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा है कि इसके बावजूद भी यदि भाजपा नेताओं को लगता है कि भारत में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी है तो और इसकी जानकारी उनके पास है तो फिर देश हित में उन्हें इसकी सूचना देनी चाहिए। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि यह सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। जेडीयू के विधान पार्षद ने कहा है कि अभी तक बिहार में रोहिंग्या मुसलमान के होने का मामला सामने नहीं आया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने संजय जायसवाल के बयान पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी प्रमुख यानी कि संजय जायसवाल ने कहा था कि बिहार में रोहिंग्या मुसलमान और अवैध बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। जेडीयू नेता ने कहा कि बिहार में रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी बीजेपी नेताओं को लगता है कि ऐसा है और इसकी जानकारी उनके पास है तो फिर देश हित में उन्हें यह सूचना देनी चाहिए। जेडीयू नेता ने कहा है कि यह सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में भले ही सारे उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हो, लेकिन विधान परिषद के चुनाव में सियासी घमासान होने की बिसात बिछाई जा रही है। जब बिहार की 7 विधान परिषद यानी कि एमएलसी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जहां नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू और बीजेपी ने 2-2 एमएलसी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का प्लान बनाया है। वहीं आरजेडी ने महागठबंधन के सहयोगी दलों को दरकिनार करते हुए 3 एमएलसी उम्मीदवार उतारे हैं, जिसके चलते अब कांग्रेस भी चुनावी किस्मत आजमाने के मोड में है। ऐसे में कांग्रेस अगर विधान परिषद चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारती है तो फिर आरजेडी के लिए तीसरी एमएलसी सीट जीतना आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, एक दूसरे के विधायकों को भी साधने के लिए जोड़ तोड़ की सियासत तेज होगी। ऐसे में जीतन राम मांझी से लेकर के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की विधायकों की बारगेनिंग पावर बढ़ेगी। बिहार कोटे की 5 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी 2, जेडीयू 1 और आरजेडी ने 2 कैंडिडेट उतारे थे, जिसके चलते सभी निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं विधान परिषद की 7 सीटों पर हो रहे चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के अलावा कांग्रेस ने भी ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस अगर अपने बयान पर कायम रहती है और चुनावी मैदान में उतरती है तो फिर मतदान की नौबत आ सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि घरेलू रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने हर तबके को परेशान कर दिया है। बिहार के सीमांचल मिथिलांचल में वर्तमान समय में घरेलू रसोई गैस की कीमत 1100 रुपये है, जबकि पेट्रोल 108 रुपये से 9 रुपये के बीच में है। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल 96 रुपये प्रति लीटर है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर एलपीजी गैस पर भी पड़ा है। जब पिछले माह मई में ही घरेलू रसोई गैस की सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ाए गए थे। मार्च से मई के बीच 3 बार बढ़ोतरी की गई है। इस तरह से एलपीजी की कीमत में 150 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। जहां इससे पहले 1 मई को कमर्शियल सिलेंडर पर 102 रुपये 50 पैसे बढ़ाया गया था। इससे पहले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 22 मार्च को 50 रुपये बढ़ाए गए थे। जहां अप्रैल माह में सिलेंडर की कीमत में कोई भी इजाफा नहीं हुआ था। इसके बाद मई में 1097 रुपये मिल रहा था। जहां तक सीमांचल के चारों जिलों की बात करें तो यानी कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार की बात करें तो यहाँ के उपभोक्ताओं को अब 1100 रुपये देने पड़ रहे हैं एक सिलेंडर लेने के लिए। दोस्तों बात करते हैं कि आज के स्मार्ट युग में कम समय में ज़्यादा पढ़ाई का ट्रेंड है। मगर बिहार तो बिहार है, जब वह सुधर जाए तो फिर बिहार ही क्या। वही बिहार जो कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, मगर आज जहां नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला मामला है। यहाँ एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल में नहीं बल्कि 6 साल में पूरा होता है। ये अजीबोगरीब कारनामा मगध यूनिवर्सिटी में अंजाम दिया जा रहा है। जब वैसे तो ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स 2 साल में पूरा होना चाहिए, मगर पिछले कुछ साल से रिजल्ट बनाने में ऐसी अनियमितता बरती जा रही है कि ग्रेजुएशन कोर्स में 3 साल की जगह 6 साल में भी बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। यहाँ के छात्र अपने भविष्य को लेकर के जबरदस्त तनाव में हैं। छात्र इस बारे में कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, कुलपति से लेकर के मंत्री तक मिल चुके हैं, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया है। एक छात्र तो इतनी परेशान है और दुखी हो गई है कि पटना में जनता दल यूनाइटेड के यानी कि जेडीयू के कार्यालय में पहुंच करके रोने लगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी से निष्कासित नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले बयान पर अरब देशों ने आपत्ति जताई है। इसके बाद बीजेपी ने अपने 38 ऐसे नेताओं और प्रवक्ताओं की पहचान की है जो अक्सर अपने बयानों को लेकर के विवादों में रहते हैं। इनमें से 27 नेताओं को पार्टी ने भड़काऊ या फिर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली बयानबाजी नहीं करने की हिदायत दी है। इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी नाम शामिल है। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। जब पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। जहां अब बीजेपी ने उन्हें ऐसे बयान न देने की चेतावनी दे दी है। पार्टी आलाकमान से चेतावनी पाने वाले वे बिहार के एकमात्र नेता हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद मुस्लिम समुदाय ने नुपुर का विरोध किया। जहां अरब देशों ने नुपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति जताई और कहा है कि भारत इस पर माफी मांगे। जब बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, उसके साथ नवीन जिंदल को भी पार्टी से निकाला गया है। जब पार्टी से निष्कासित होने के बाद नुपुर शर्मा ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी है, लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां शेयर मार्केट में निवेश के जरिए पैसे दोगुनी करने का लालच देकर के लाखों रुपए की ठगी की गई है। जब ठगी का शिकार हुए लोग अपने ही पैसे वापस पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। थक हार करके पीड़ितों ने फुलवारी शरीफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जब बिहार में हर दिन ठगी की नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। साइबर फ्रॉड के बाद अब शेयर बाजार में निवेश के जरिए पैसे दोगुनी करने का लालच दिया जा रहा है। लोग बिना सोचे समझौते रातों रात पैसे कमाने की चाहत में जालसाजों के चक्कर में फंस जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार वृंदावन के रहने वाले अम्बरीश और उनकी पत्नी के अलावा उनके ही कुछ साथियों से लाखों रुपए की ठगी की गई है। आरोप है कि नीतू सिंह नाम की एक महिला ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद काफी ज्यादा लाभ देने का लालच दिया था। अम्बरीश और उनके दोस्त आरोपी नीति की जाल में इस कदर फंसे कि अपने लाखों रुपए गवा बैठे। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला ने इन लोगों से 32 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। ठगे जाने का एहसास होने के बाद अब ये लोग अपने पैसे वापस पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। फुलवारी शरीफ के दर्जन लोग हैं जिन्होंने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर गर्दनी बाग की रहने वाली महिला नीतू सिंह और उनके पति सुधीर सिंह को लाखों रुपए दुगने लाभ पहुंचाने के चक्कर में दे दिए। अब जब ये लोग अपना ही पैसा मांगने नीतू के घर जाते हैं तो फिर उन्हें भगा दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ते दिख रही है। राजधानी पटना भी इससे अछूता नहीं रहा है। जब पटना में हर दिन औसतन 5 से 6 नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान पटना में कोरोना के डॉक्टर समेत 8 नए मरीज मिले हैं। जब पीएमसीएच के एक डॉक्टर और उनके परिवार के 3 सदस्य समेत पटना में कुल 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। परिवार के कुछ सदस्यों में नाक से पानी आने, सर्दी, बुखार जैसे लक्षण होने पर कोरोना जांच कराई गई। जब मंगलवार को आई रिपोर्ट में सभी कोरोना संक्रमित पाए गए। दोस्तों बात करते हैं कि 2 साल बाद देवघर में श्रावणी मेला शुरू हो रहा है, जिसके लिए झारखंड और बिहार में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इन सब के बीच झारखंड और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शिव भक्तों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से देवघर में बन रहे एयरपोर्ट को श्रावणी मेले से पहले शुरू किया जा सकता है। जब बीते मंगलवार को यहाँ इंडिगो के एक प्लेन की सफल लैंडिंग के बाद अब जल्द ही एयरपोर्ट के उद्घाटन करने की तैयारी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई हिस्सों में गर्मी चरम पर है। पिछले 4 दिनों में समंदर तल से 900 मीटर ऊंचाई पर चक्रवाती हवा और ट्रफ रेखा सामान्य बना हुआ है। जब वहीं कई दिनों से हवा का रुख पूर्व और दक्षिण पूर्व में बना हुआ है, जिसके प्रभाव से उत्तर बिहार के 19 जिलों में लगातार रुक रुक करके बारिश हो रही है। जबकि दक्षिण बिहार के लगभग कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, लेकिन कड़ी धूप के कारण उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवाती हवा जारी है। जहां इसके साथ ही ट्रफ रेखा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत सिक्किम होते हुए बांग्लादेश की तरफ जारी है। जहां इसके प्रभाव से आज बिहार के उत्तर हिस्से में स्थित पूर्वी बिहार, चंपारण, गोपालगंज, सीवान सहित 19 जिले और दक्षिण बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई और अन्य 5 जिलों में मध्यम बारिश के आसार हैं। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। जब बिहार के 24 जिलों में होने वाली बारिश की 48 घंटे के बाद तापमान में गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जून के बाद पटना, गया, नालंदा समेत 12 जिलों में उमस भरी गर्मी जारी रहेगी। जहां उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के तटवर्ती हिस्से में बारिश सक्रिय है। जब बिहार के मध्य हिस्से तक पहुंचने के दौरान मानसून कमजोर हो रहा है, जिससे पटना, गया सहित 12 जिलों में उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने विकास कार्यों के बूते देश भर के 100 स्मार्ट शहरों में से 23वां स्थान प्राप्त किया है। जहां 13 अप्रैल को जारी रैंकिंग में भागलपुर 51वें स्थान पर था, जहां जून में जारी रैंकिंग में 28वें अंकों का सुधार हुआ है। जहां पटना और बिहार शरीफ अपनी रैंकिंग में सुधार नहीं कर पाया है। जहां पटना 65 से पिछड़ करके 70वें और बिहार शरीफ 72 से पिछड़ करके 96वें स्थान पर जा पहुंचा है। मुजफ्फरपुर ने थोड़ा सुधार करते हुए 86 से 80वीं रैंक प्राप्त किया है। देश भर के 100 स्मार्ट शहरों में सूरत पहले और इंदौर दूसरे स्थान पर रहा है। जब दरअसल बिहार में स्मार्ट सिटी के लिए भागलपुर का चयन सबसे पहले हुआ था। जनवरी में शहर 73वें और पिछले साल सितंबर अक्टूबर में 84वें स्थान पर था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा जोरों पर है कि क्या बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते अंतिम दौर में पहुंच गए हैं। क्या नीतीश वाकई बीजेपी से इस कदर नाराज हो चुके हैं कि वह भविष्य की राजनीति को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। ये सवाल है। नीतीश कुमार की सियासत को लेकर के इन अटकलों को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गतिविधियों ने ही हवा दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जिस तरीके से नीतीश कुमार की नज़दीकियाँ पिछले दिनों देखने को मिली, उसके बाद सियासी गलियारों में इस चर्चा को बल मिला। लेकिन अब बीजेपी के ऐसे नेताओं के बिहार आने से एनडीए में विश्वास वाली केमिस्ट्री नजर आने लगी है, जो नीतीश कुमार के फ्रेंडली माने जाते हैं। इस गाड़ी की शुरुआत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हुई थी और मंगलवार को बिहार दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नीतीश के साथ मजबूत रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। दरअसल बिहार दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नीतीश कुमार के कामकाज की भी जोरदार तारीफ की है। जहां खुले मंच से नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए गडकरी ने मुख्य बिहार में किए गए विकास कार्यों की चर्चा की थी। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते पर हाल ही के दिनों में जो कयास लग रहे हैं, उस पे मंगलवार को थोड़ा और विराम लग गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और गांधी सेतु सहित अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के पहले नीतीश कुमार के साथ चाय पर चर्चा की। जहां नीतीश कुमार के साथ नितिन गडकरी की इस केमिस्ट्री की पूरे दिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रही। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने शराब के साथ पकड़ी गई गाड़ियों को बेच करके एवं जुर्माना वसूल करके 8 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त किए हैं। गाड़ियों की ई नीलामी शुरू होने और फिर शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू होने से इसमें इजाफा हुआ है। शराबबंदी लागू होने के बाद गाड़ियों की नीलामी की जटिल प्रक्रिया के चलते पिछले 5 साल में मात्र 4000 गाड़ियों की नीलामी ही संभव हो सकी थी, लेकिन अप्रैल से गाड़ियों की नीलामी ऑनलाइन किए जाने का प्रावधान किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि प्याज की लगातार गिरती कीमतों के बीच नफेड की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। यह नफेड ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए इस बार प्याज खरीदने का लक्ष्य 2.5 लाख टन से बढ़ाकर के 4 लाख टन कर दिया है। नफेड का कहना है कि देश की मंडियों में लागत से भी कम कीमत पर प्याज बिक रही है। इससे प्याज किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इसी नुकसान को ध्यान में रखते हुए नफेड की तरफ से खरीद का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। आपको बता दूं कि इसके जरिए अब तक 52,000 लाख टन प्याज खरीद लिया है। लगातार गिरती कीमतों के बीच किसानों की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक तरफ जहां कुछ दिन पहले तक नींबू और तरबूज देश में रिकॉर्ड दाम पर बिक रहा था, वहीं पिछले 2 महीने से प्याज की कीमतों में गिरावट देखी जा रही थी। गर्मियों में प्याज का मौसम शुरू होने के बाद से ही कीमतों में अच्छी खासी गिरावट जारी है। पिछले 2-3 महीनों से भाव इतने गिर गए हैं कि किसानों के खेत में ही प्याज सड़ने लगा है। हम आपको बता दें कि प्याज एक नकदी फसल है और इसका प्रयोग पूरे साल होता है। खरीफ में लाल प्याज की रिकॉर्ड कीमत को देखते हुए किसानों ने उम्मीद जताई थी कि रबी में भी अच्छा रेट मिलेगा। गर्मी के प्याज और खरीफ प्याज की बढ़ती आवक और घटी मांग के चलते प्याज ने किसानों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। इस साल मई के शुरुआत में ही मंडियों में प्याज की आवक हर रोज बढ़ती ही जा रही थी। आवक बढ़ने से प्याज 250 रुपये प्रति क्विंटल से घट करके अब 100 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास आ गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का अधिकांश इलाका गर्मी की चपेट में है, जहां पसीने वाली गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इन सब के बीच भारतीय मौसम विभाग की ओर से मौसम को लेकर के पूर्वानुमान जताया गया है। जहां मौसम विभाग के ताज़ा वेदर फोरकास्ट की माने तो अगले 5 दिनों के दौरान बिहार के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इससे संबंधित इलाकों में गर्मी से राहत मिल सकती है। जब दूसरी तरफ बिहार के औसतन तापमान में भी कुछ गिरावट आने की संभावना है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से औसत अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। आज बृहस्पतिवार को बिहार का औसत और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान
38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। औसत तापमान में हल्की गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ताजा मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के उत्तरी भाग के कुछ जिलों में मेघ गर्जन के साथ झमाझम बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों ने बताया है कि चक्रवाती परिसंरचना का क्षेत्र उत्तर पूर्व प्रदेश और उसके आसपास बनी हुई है। जब वही बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवात के हालात विकसित हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इसका प्रभाव बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। बिहार में पूर्व हवा चलने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई है, साथ ही तेज धूप के कारण भीषण गर्मी के हालात बन जाते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।